नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कम्युनिटी में एक मैसेज डाला था कि क्या राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो क्लास 10 की बुक है उसका अध्ययन करवाने के लिए कम्युनिटी में एक मैसेज किया गया था, जिसमें व्यूअर्स ने कहा कि हाँ, इसका अध्ययन कराया जाए। और इस बुक से राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में 15 से 20 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बुक है जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस बुक से किस किस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो सकते हैं और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए ये बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बुक्स में कुछ अनुक्रमणिकाएँ हैं, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, जिसमें कुछ कौन से टॉपिक इस बुक में रखे गए हैं उन टॉपिक्स की चर्चा हल्की सी कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक रखा गया है राजस्थान का इतिहास एक परिचय के रूप में। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, जो कि पुस्तक में 1 से 28 जो पेज हैं वहाँ तक इसको रखा गया है। राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता भी इस बुक में हमने देखे हैं, जिसमें हम प्रमुख संत और लोक देवताओं की चर्चा करेंगे। राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेलों की भी हम इसी बुक में चर्चा करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। इन टॉपिकों की चर्चा हम इसी ही बुक के अंतर्गत करेंगे। कुछ टॉपिक्स और रखे गए हैं इस बुक में, जिसमें राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं की चर्चा भी इसी टॉपिक में या इसी बुक में हम करेंगे। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम इसी बुक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोक संगीत इसी में टॉपिक है, उसको भी जानेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटक की भी चर्चा इसी बुक से करेंगे। लोक नृत्यों की हमारी क्लासें बहुत सी हो गई हैं, लगभग लोक नृत्य कंप्लीट हमने कर लिए हैं अपनी क्लासों में। फिर भी इस बुक का जब हम रिव्यू करेंगे उस दौरान इसकी चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पुटअप होते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम इस बुक से करेंगे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा इसी बुक से करेंगे और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा भी इसी बुक से करेंगे। कुछ टॉपिक्स को हम अन्य परिक्षेत्रों से भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इस बुक की प्रथम क्लास के रूप में, और ये बुक्स कंप्लीट आपको कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये बुक आपको कंप्लीट इसी बुक चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और इसका एक बेहतरीन विश्लेषण टॉपिक वाइज हम करेंगे। तो आज राजस्थान के इतिहास एक परिचय की फर्स्ट क्लास हम
लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। थोड़ा सा ये बुक का प्रथम अध्याय है, जिसमें राजस्थान का इतिहास एक परिचय के रूप में हम पढ़ेंगे। 1949 ईस्वी से पूर्व 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये जो लाइन है, इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था। कई बार ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा हमारा, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का इस्तेमाल जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। अब ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1829 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक में राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो राजस्थान। ये इम्पोर्टेंट है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में राजस्थान को किस नाम से परिभाषित किया था, किस नाम से बताया था या किस नाम से लिखा था। तो राजस्थान नाम से लिखा गया था, और दूसरा नाम राजस्थान को भी यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो इस बात को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया था। ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कई बार एग्ज़ाम में कि सर्वप्रथम सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम कब रखा गया। तो 30 मार्च 1949 को। ये आपको डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं, अभिलेख हैं, उनमें राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम भी मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, यह देखना यहाँ, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। यानी कुछ परिक्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान के कि उस क्षेत्र में जो जातियाँ बसी हुई हैं उन्हीं जातियों के नाम पर उन परिक्षेत्रों का नामकरण कर दिया गया है। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद में राजस्थान के प्राचीनतम नामों का उल्लेख है, और वो है, तो हम उनकी बातचीत कर लेते हैं कि मरु, ये मरु, धनवे, जांगाल, मत्स्य,
सूरसेन, ये जो नाम हैं ये हमें प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद उसमें मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन नाम हैं ये, जिन्हें मरु के नाम से भी जाना जाता है, धन्य के नाम से भी, जांगल प्रदेश के नाम से भी, मत्स्य क्षेत्र के नाम से भी और सूरसेन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मरु और धन्य दोनों का अर्थ एक ही है। मरु और धन्य का दोनों का अर्थ एक ही बताया गया है और इसका प्रयोग जोधपुर जो संभाग है के मरुस्थल के लिए हुआ है। जो मरु और धन्य शब्द है वो जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। जोधपुर का पहले मरु नाम हुआ करता था, फिर कुछ समय बाद उसका नाम मरुवार भी रहा, या जोधपुर मरु पहले मरु कहलाता था, बाद में मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जो कालांतर है मध्यकाल में आते आते जोधपुर का जो परिक्षेत्र था, जो पहले मरु कहलाता था फिर मरुवार कहलाता था, फिर आगे कालांतर में मध्यकाल में आते आते इसी परिक्षेत्र को मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, कैर या पीलू आदि होते हों। ये वृक्षों के नाम हैं, समी, कैर और पीलू। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। कौन कौन से जिलों? बीकानेर और नागौर का जो परिक्षेत्र था उसके आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बात कर लेते हैं मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। महाभारत कालीन परिक्षेत्र हुआ करता था जिसे मत्स्य के नाम से जाना जाता था। यह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। 3 जिलों का परिक्षेत्र को ही मत्स्य कहा जाता था, जिसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर सम्मिलित थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि आजकल विराट जयपुर में स्थित है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जैसे कि धौलपुर, करौली, इसके जो अधिकांश भाग थे वो सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। महाई नदी के पास का जो प्रतापगढ़ क्षेत्र वाला भूभाग था वो कांठल कहलाता था, क्योंकि इसका जो परिक्षेत्र था, माही नदी का जो परिक्षेत्र था, किनारे का जो परिक्षेत्र था, उसे कांठे कहा जाता था। इसलिए शायद इसी कारण से इसे कांठल कहा जाता था। क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांठे पर स्थित था, 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र के मध्य भूभाग को 56 का मैदान भी कहा जाता था। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 56 का मैदान भी कहा जाता था। भैंसरोडगढ़, थोड़ा सा और फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं। देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, ये भी ध्यान रखना है आपको, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल की चर्चा किसान आंदोलन के अंतर्गत हम और बेहतर तरीके से और
सॉलिड तरीके से करेंगे और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण, क्योंकि उदयपुर के चारों तरफ तश्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं और हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, उनकी अधिकता के कारण उस परिक्षेत्र को गिरवा के नाम से जाना जाता था या गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो मांड के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहा जाता था या आज भी बागड़ परिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी जो प्रदेश है उसको हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। बाकी सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये 3 ज़िले ध्यान रखना है। सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर, झुंझुनू और चूरू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र जिनके उपनाम हमने जाने, और कुछ और आगे की जानकारियाँ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है और इस बुक का संपूर्ण विश्लेषण अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।